Chapter number 21. Rule 5, page 534. रूल 5 पहले ये चाहता था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी चाहिए फॉर न्यू रजिस्ट्रेशंस। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जिसे थंब इम्प्रेशन कहते हैं, वो आपने लगाने न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए। अब लॉ बदल गया है, अब आप जुलाई के महीने में हर साल आया करेंगे। पुराना लॉ बताएं, बस ये मैंने मेन बात आपको हाईलाइट कर दिया। पुराना लॉ चाहता था कि एक दफा रजिस्ट्रेशन करवाएं, और नया लॉ चाहता है कि हर साल कब आए, जुलाई के महीने में। एवरी ईयर भी लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं किसने आना है, क्या सीन है। रूल 5 प्रीवियसली रिक्वायर्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ओनली फॉर न्यू रजिस्ट्रेशंस। और चाचा उत्ते लिखे है रूल 5 पहले ये चाहता था कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए, लेकिन अब जो है ना, नाउ हाइब्रिड में लेट आने पे, नाउ एवरी इंडिविजुअल और पार्टनर ऑफ एन एओपी एंड डायरेक्टर ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, अगर अगेन बड़ी कंपनी है तो उनके लिए जरूरी नहीं है। डायरेक्टर ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी आर रिक्वायर्ड टू विजिट ई सहूलत सेंटर ऑफ नादराबाजी इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। अबे क्यों आना है तुमने, हमें बिरयानी खिलानी? नहीं, फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अंगूठा अपना लेके आना याद से। फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो हो चुकी है, बार बार वेरीफाई कराने आना है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बायोमेट्रिक रीवेरिफिकेशन, द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न शैल बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ। ये तो कल भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आपने किसकी इजाजत से फिर करनी पड़ेगी? कमिश्नर की इजाजत से करनी पड़ेगी। उसमें ये लिखा था कि अगर ऊपर वाली कंडीशंस फुलफिल ना करे तो कमिश्नर की इजाजत से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर इधर भी तो ऑलमोस्ट सजा वही है कि आपको फिर कमिश्नर की अप्रूवल से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी पड़ेगी, वरना आप नहीं कर सकेंगे। भाई ये लेट होने की तो कोई लॉजिक नहीं है। 46 नंबर कैप, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल रादर एट ऑल। एम आई लेट? अच्छा जी, एन इंडिविजुअल अच्छा, ये एक ना मसला हुआ था। अगर आपकी सेल ग्रेटर है 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल और लायबिलिटीज कहाँ होती हैं और सेल कहाँ होती है? तो कहते हैं मुझे ये एबनॉर्मल बात लग रही है, एबनॉर्मल बात लग रही है। शायद आप अपना कैपिटल और लायबिलिटीज मेरे से छुपाना चाह रहे हो, क्योंकि कैपिटल और लायबिलिटीज के 5 गुना अगर आपकी सेल है तो बहुत ज्यादा मुझे सेल लग रही है। ये तो बहुत ज्यादा है, कोई 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना होती है। यानी अगर जो है वो ये आपका जो है वो 10 है तो ये आपकी 50 है। सेल इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल के 5 गुना से भी ज्यादा सेल है, यानी 52 है। तो अजीब सा बिजनेस मुझे लग रहा है आपका कि इतना सरमाया इन्वेस्ट करके आप इतना ज्यादा कमा रहे हो। तो ऐसी सूरत में जरा मेरे पास चक्कर लगा लो। कहते ये जरा मुझे अजीब सी चीज लग रही है, नोट कर लें। इसका मतलब है शायद आपने कुछ कैपिटल छुपाया हुआ है और मुझे शो नहीं कर रहे। असल में ये लोग फिर वेल्थ स्टेटमेंट में भी चीजें छुपाते हैं। कहते आपकी सेल तो फिर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेल इन लोगों की आजकल पकड़ी जा रही है। सेल इसलिए पकड़ी जा रही है कि वो बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, जैसे जैसे सेल पकड़ी जाती है। तो कहते हैं आप आ जाओ जरा फिर।
अगर तुमने सरमाया डाला है 10 मिलियन और तुम्हारी सेल है 50 मिलियन से ऊपर, तो कहते हैं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तुम्हारे में। ऐसा कब करना होगा? जब सेल ज्यादा होगी। किससे? 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल और एंड लाइबिलिटीज। एक इंडिविजुअल, एक एओपी और कंपनी, सिर्फ कौन सी वाली? ओनली वन शेयर होल्डर और मेंबर, जिसका एक शेयर होल्डर है सिर्फ, विल टेक ऑथराइजेशन फ्रॉम कमिश्नर फॉर फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। जमा कराते हुए कमिश्नर से इजाजत मांगनी पड़ेगी आपको कि मैं रिटर्न जमा करा रहा हूं। इन केस कब 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 इजाजत मांगनी पड़ेगी? कब? जब सच रजिस्टर्ड पर्सन वांट्स टू डिक्लेयर इट्स सेल्स, जब ये अपनी सेल आपको शो करना चाहता है, विच इज 5 टाइम्स मोर देन सम ऑफ डिक्लेयर्ड इन द बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिलैक्सेशन है, वो बेशक ऐसा ना करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स तो माशाल्लाह अच्छा कमा सकते हैं और ट्रेडर्स वगैरह को इतना प्रॉफिट नहीं होता, ट्रेडर्स के पास इतना बचता नहीं। जाहिर बात है, ट्रेडर बेचारे क्या करते हैं, 50 रुपए की बोतल खरीदते हैं, 55 की हमें बेच देते हैं। ट्रेडर्स को तो इतना नहीं बचता। तो कहते हैं ट्रेडर्स अगर ऐसी हरकतें करे तो परेशानी की बात है, मैन्युफैक्चरर अगर ऐसी हरकतें करे तो मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है इतना। तो किसको रिलैक्सेशन है? मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरर्स को भी है और ऐसी कंपनीज को भी रिलैक्सेशन है जिनके एक से ज्यादा मेंबर्स हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं उनको भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। असल में बड़ी कंपनीज के वैसे ही ऑडिट वगैरह हो जाते हैं कंपनीज लॉ के मुताबिक, तो उनकी वैसे ही हमें टेंशन नहीं होती। तो 3 बंदों को पकड़ा है। नंबर 1 इंडिविजुअल को, हर किस्म की एओपी को, और ऐसी कंपनी को जिसका एक पार्टनर है। ये क्या करें? कमिश्नर को रिटर्न जमा कराने से पहले इजाजत लें। हालांकि रिटर्न जमा कराने से पहले इजाजत लेना बहुत लंबा काम है, वो फिर लटका ही रखते हैं, अच्छा यार ये लाओ ये लाओ, ये दिखाओ ये दिखाओ, कहते हैं ये करो तुम। कब करने ऐसा? इन केस मेन बात क्या है? इट्स सेल्स, ये बंदा वांट्स टू डिक्लेयर इट्स सेल्स which is 5 times more than wants to declare its sales which is 5 times more than sum of capital liabilities। लेकिन किसके लिए रिलैक्सेशन है? मैन्युफैक्चरर्स के लिए। टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन। अगले चैप्टर पे आए, अगले चैप्टर का आखिरी सफा देखें, ये है अगला चैप्टर 22। का आखिरी सफ़ा और आगे आखिरी सफ़ा जहां 23 शुरू हो रहा है। 23 शुरू होने से पहले अच्छा जी, हम तो अपने ज़माने में इस तरह चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ते थे ताकि याद रहें और कोई चीज़ मिस ना हो। पता नहीं आप लोग किस तरह पढ़ते हैं। आप लोग तो अभी तक इसी धोखे में, पता नहीं थ्योरी सही तरह याद भी करनी है या नहीं। अच्छा जी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, इसको कर दो 20 पे। जो लोग, उसको नहीं मैं करा रहा, इसको करा रहा हूं, जो लोग मैन्युफैक्चरर के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, उनके लिए जरूरी था कि प्लांट वगैरह आए तो रजिस्टर करवाएं। लेकिन इनको अब रिलैक्स कर दिया गया कि अगर प्लांट इंपोर्ट करने का ऑर्डर आपने दे दिया हुआ है तो भी आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन किस नेचर की होगी? सिर्फ टेम्परेरी होगी। जब कोई मैन्युफैक्चरर एप्लीकेशन दे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ मैन्युफैक्चरर विदाउट इंस्टॉलिंग द मशीन अभी इसने इंस्टॉल नहीं की, तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम। कितने अरसे के लिए? कब? इफ ही फर्निशेस कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्टेड या टू बी इंपोर्टेड, अलोंग विद गुड डिक्लेरेशन। अलोंग विद, आपको पता है इंपोर्टेड चीजों का जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका नाम गुड डिक्लेरेशन होता है। बिल ऑफ लेडिंग भी आज एक नया नाम डिक्शनरी में ऐड हो गया आपकी, बिल ऑफ लेडिंग। अच्छा जी बोलें, जब कोई मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे
मशीन इंस्टॉल किए बगैर तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी 60 दिन के लिए। 60 दिन के लिए वो रजिस्टर समझा जाएगा। अगर वो जमा करवा दे लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड अलोंग विद डन। आगे जब आप एप्लीकेशन देंगे, हो गया रजिस्टर, चलें। जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय द कंप्यूटर सिस्टम विद इन 72 आवर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। तो 72 घंटे में आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। अब आप मजे से प्लांट इंपोर्ट करें। कल किसी ने याद ही नहीं कराया पीडीएफ शेयर करने, रात को मुझे खुद ही याद आया 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे, पता नहीं 11:30 बजे। अजीब लोग हैं, आज जाने दें यार, बातें करते हैं आप लोग। अच्छा जी नहीं कोई नहीं, अच्छे बच्चे हैं, दिल पे ना लिया करें, हार्ट पे लिया करें। अब आप क्या करें, अब आप प्लांट इंपोर्ट करें। द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट द प्लांट मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करें जिससे आपने फिनिश गुड्स बनानी है। अब आप सब करें एज अ मैन्युफैक्चरर, धड़ल्ले से करें, लोगों को बताएं मैं मैन्युफैक्चरर हूं। अब क्या मसला है, आप मजे करें। लेकिन एक काम करना है आपने प्लांट अगर 2 करोड़ रुपए का है तो 36 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक हमें बना के दे देने टैक्स का। पोस्ट डेटेड का मतलब है वो चेक अभी हम इन कैश नहीं करा सकेंगे, जो डेट उस चेक पे आप लगाएंगे उस डेट को हम चेक इन कैश कराएंगे और उस डेट को मैच करा देना उस डेट से जिस दिन आपका प्लांट आ रहा है, ताकि आपके लिए भी परेशानी का बायस ना बने। तो आप धड़ल्ले से इंपोर्ट करें चीजें, बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाईलाइट नाउ इंपोर्ट द प्लांट एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल एज मैन्युफैक्चरर। अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता पाकिस्तान में। अब आप धड़ल्ले से प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, लेकिन एक शर्त पूरी करें, इफ ही सबमिट्स टू द कस्टम अथॉरिटीज। किसको सबमिट करे, क्या, किसको, क्या, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ टैक्सेस। पोस्ट डेटेड चेक ये होता है कि आप जो है वो प्रिंसिपल साहब को कहें सर ये मैं चेक जमा कराने कॉलेज में, प्रिंसिपल ने क्या सर मैं ये सर आसिफ की ऑडिट की फीस ये जब मैं पढ़ने आऊँगा ना उससे सीए फाइनल में, तो ये मैं उसका पोस्ट डेटेड चेक जमा करवा रहा हूँ, तो 2026 की डेट लगा के मैं आपको ये चेक दे रहा हूँ। ये इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। या आप BMW वालों को जाके दें ये 2028 का पोस्ट डेटेड चेक, मैंने ये BMW खरीदनी है तो ये इसका पोस्ट डेटेड चेक ले लें आप मेरे से। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड, इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड विद इन 60 डेज। हाथ खड़े करके मतलब बताएं, किसी का मतलब नहीं, हाथ खड़े करके कोई बताना चाहते बता दे। जी बताएं। नहीं मैं इस जो लिखा है उसका मतलब पूछ रहा हूँ, बस जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है। जी कोई और बता दें, जी बताएं। जो मशीनरी आपने, इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड विद इन, यानी मशीनरी आपने इंस्टॉल कर ली है और उसकी लिस्ट जमा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने मशीनरी ही सिरे से इंस्टॉल नहीं की 60 दिनों के अंदर। अब क्या करें, ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद 60 दिनों के अंदर आप लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड नहीं दे रहे। पहले कौन सी लिस्ट दी थी, पहले कौन सी लिस्ट दी थी, अल्लाह आपका भला करे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। पहले वाले में है, कहां है, टू बी इंस्टॉल्ड, टू बी इंपोर्टेड। पहले था लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी, और इधर क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड। ये इन दोनों में ये फर्क है। पहले आपने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपने मशीनरी की लिस्ट नहीं देनी थी, बल्कि जो मशीनरी आने वाली थी उसकी लिस्ट देनी थी। अब आपने लगी हुई मशीनरी की लिस्ट देनी है। अगर वो ना दी 60 दिनों में तो इसका मतलब है प्लांट नहीं आ रहा, या आपने झूठ बोला है, कोई मसला हो गया, या फिर समंदर में गर्क हो गया। इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी नॉट सबमिटेड विद इन 60 डेज ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, सच रजिस्ट्रेशन शैल बी डिसेबल्ड। तो जाओ भाई आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, नहीं खुदा के लिए ऐसा ना करना, एंड द पोस्ट डेटेड चेक शैल बी इनकैश्ड, शैल बी वापस नहीं,
चेक भी आपका खा जाएंगे हम। लेकिन जाहिर बात है जब कभी कल कल को प्लांट आएगा तो फिर आपसे दोबारा चेक टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अब आपने हमारे साथ गेम किया तो फिर हम भी आपके साथ गेम करेंगे। इसका मतलब है आपका इरादा उदा कोई नहीं था, आइंदा भी जरा सीधे होकर चलना, और चेक भी आपका फारग हो जाएगा, इन कैश हो जाएगा। जाहिर बात है ऐसा होता होगा, फिर कभी अगर लोग प्लांट नहीं मंगवा सकते होंगे तो हुकूमत पे केस वगैरह करते होंगे, शायद कभी रिफंड भी मिल जाते होंगे ये चेक्स। जाहिर बात है अभी तो हमारा प्लांट ही नहीं आया तो इसका चेक क्यों इन कैश हुआ है, हो गया तो हो गया। आगे टैक्स की अमाउंट, टोटल अमाउंट का चेक हमने हाइब्रिड में बातें करते हैं क्यों उनको देने। अच्छा अच्छा जी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जी, यानी वही जो इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें दो बातें हो सकती हैं। इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड विद इन 60 डेज, यानी मशीनरी इंस्टॉल हो गई थी और साथ जो है वो 60 दिनों के अंदर अंदर उसकी लिस्ट जमा नहीं हुई। दूसरा ये भी हो सकता है कि लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड बन ही ना सकती हो क्योंकि मशीनरी नहीं आई। दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा फर्ज करें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपको 60 दिन के लिए मिली, ये 60 दिन बनते हैं मार्च और अप्रैल। ये 60 दिन कौन से बनते हैं? मार्च और अप्रैल। अब इन 2 महीनों में, मार्च और अप्रैल में 60 दिन ये बनते हैं। इन 2 महीनों में आपका जितना इनपुट होगा रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पर, वो सारा का सारा इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और कैरी फॉरवर्ड होकर एडजस्ट होगा इंशाल्लाह अप्रैल मई में, जब प्लांट बना के आप चीजें बेचना शुरू कर देंगे। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के अरसे के दरमियान आप रिटर्न जमा करवाएंगे, लेकिन आपका इनपुट कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा क्योंकि अभी प्लांट नहीं आया, चीजें नहीं बनी, चीजें नहीं बिकी। ना बनी ना बिकी तो फिर इनपुट किस में से माइनस करें? कहते हैं ये इनपुट कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, इसको एडजस्ट करेंगे मई में। अच्छा पहले जरा ये देखें, अ पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शेल फाइल मंथली रिटर्न। आगे ना पढ़े, पहली बात है आपने हर महीने की रिटर्न जमा करवानी है। नो सेल्स टैक्स रिफंड शेल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्परेरी। मार्च अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर आपको रिफंड शिफंड नहीं मिलने, क्योंकि आपका आउटपुट तो जीरो है, आप सेल कर ही नहीं रहे, अभी तो प्लांट ही नहीं आया। प्लांट आएगा तो रॉ मटेरियल को डाल के चीजें बनाएंगे ना। नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एंड इनपुट मे बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स मंथ्स। इसको फिर मई में माइनस कर लो, अगर मई में भी चीजें नहीं बन सकी जून में माइनस कर लो, जब चीजें बिकनी शुरू करें इसको माइनस कर लो, एडजस्ट इन मई एंड ऑनवर्ड्स, और उसके बाद जब भी माइनस कर लें कोई मसला नहीं। तो दो बातें बताएं, क्या इन 60 दिनों में रिटर्न जमा करवाएंगे? दूसरा सवाल, क्या इन 60 दिनों के अंदर इनपुट रिफंड होगा? नो। फिर क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। आउटपुट क्यों जीरो है वैसे? सेल नहीं हो रही, मशीन नहीं आई ना अभी, नोट कर लें। दो 5 से 2:50 पे हम मिलेंगे। कपड़े आपने चेंज करके आने हैं डिफरेंट, जुमे के बाद वाले अलग कपड़े, टाइम ही नहीं होगा, हॉस्टल जाना पड़ेगा। चलो आप साथ वाले की जैकेट पहन लेना, साथ वाला आपकी जैकेट पहन लेगा। देखें जरा, आपको पूरी आ जाएगी, फील करें आप पे कैसी लगेगी साथ वाले की जैकेट, देखें जरा। उसके बाजू लंबे हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं कह रहे हैं।
जी हाँ, बेनिफिट ये लिखा हुआ, द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट द प्लांट एंड मशीनरी रॉ मटेरियल एज अ मैन्युफैक्चरर। अब आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी, खुले आम फिरे मैन्युफैक्चरर के तौर पे। ओके अच्छा, एक चीज आपने नहीं करनी इस 60 दिनों में, सेल इनवॉइस इशू नहीं करनी, बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस। क्यों नहीं सेल इनवॉइस इशू करनी? लेकिन कुछ लोग रॉ मटेरियल बेचने लग जाते थे, फिर रॉ मटेरियल तो बेचने की इजाजत नहीं है ना। टायर बेचने लग गए हो, लोहा बेचने लग गए हो, शीशा बेचने लग गए हो, भाई वेट कर लो, इसको डाल डूल के गाड़ी बना के बेच देना। तो आपको सेल करने की इजाजत नहीं है। एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड, और अगर तूने आगे की तो फिर बाहर निकल। लेकिन आप घर में पढ़ेंगे तो इसमें एकदम ये बोलेगा जिस तरह भी मैं बोला था, तो वो तो फिर पढ़ने वाली आंख होनी चाहिए ना ये। तो एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड, और अगर ऐसी इनवॉइस इशू होगी, पूरा घर दहल जाएगा जब आप ये लफ्ज पढ़ेंगे। और अगर ये इनवॉइस इशू होगी तो निकल बाहर, नो इनपुट शेल बी एडमिसेबल टू हिज बायर्स। फिर जो लोग इनसे चीजें लेके गए हैं उनके लिए तो ये परचेज है ना, तो उनके इनपुट डेड होंगे, क्योंकि ये ऐसे बंदे से चीजें लेके गए हैं जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ है और लॉ मेकर ने कहा हुआ था तुझे सेल करने की इजाजत नहीं है। बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस। आप चीजें सेल मत करें, और अगर आपने चीजें सेल कर दी तो आपके बायर्स का इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। अब जरा साथ वाले को ना ऐसे साइड पे कर दें और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे करें इसको साइड पे, ऐसे बिल्कुल ऐसे साइड पे कर दें, साइड पे कर दें। पढ़ाओ यार, मैंने पढ़न दे यार, पढ़ाओ बस। अब आप ऐसे देखने लगे। वेयर अ मैन्युफैक्चरर, अंग्रेजी जबान में आना है ना अनलकीली। वेयर अ मैन्युफैक्चरर, वरना अभी आपसे 2 सफ़े की कहानी लिखवा लो, आपने इस पे लिख देनी थी उर्दू में। वेयर अ मैन्युफैक्चरर files application for sales tax registration as a manufacturer without installing machine। बस आपने लहजे पे फोकस करना है। without installing machine, temporary registration shall be allowed for a period of 60 days if he furnishes complete list of machinery to be imported along with the bill of lading or good declaration। registration shall be issued by computer within 72 घंटे of filing of complete application। the banda shall now import plant and raw material, alhamdulillah, as a manufacturer if he submits to the custom authorities a post-dated check। if list of machinery installed is not jama karai in 60 days, your registration shall be cancelled, post-dated check shall be encashed and you will be killed। कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं। A person holding a temporary registration shall file return but shall not issue sales tax sale invoice, and if he issues such invoice, no input shall be allowed to his buyers। no sales tax refund shall be paid during the period of temporary registration। फिर उसको क्या करें? shall be carried forward for subsequent tax months। कितने 3 मिनट में हो जाएगा ये सारा सफा याद? सर जी अगे सिफर लाओ, अगे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, कदे याद करके वेखो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ करना आसान है। 3 मिनट लुट मचाई हुई है, 3 मिनट
कभी पढ़ा हो ना तो पता चले। अच्छा वापस आ जाए भाई, जिथे दी चैप्टर 21। हाँ जी, सेक्शन 25 रिवाइज कराना था। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। सेक्शन 6 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगर एक बंदा रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन उसके लिए अप्लाई नहीं करता, जी माय डियर, जी 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 जी, सर ये यहाँ पे लिखा था कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपने 60 डेज के अंदर करवानी है मशीन इंपोर्ट करने से पहले, और वो 60 डेज वैलिडिटी पीरियड है। और फिर आगे लिखा है कि जब आप मशीन को इंस्टॉल करते हैं और लिस्ट प्रोड्यूस नहीं करते तो वो 60 डेज का जो पीरियड है वो खत्म, डिसेबल हो जाएगा। तो अगर है ये 60 डेज वैलिडिटी, तो फिर अगर आप नई भी मशीन को लिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, तो तब ये क्या पोस्ट डेटेड चेक्स की वजह से ये पॉइंट है कि आपका पोस्ट डेटेड चेक सपोज लेटर डेट के ऊपर था, उसी टाइम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि 60 डेज पीरियड तो वही इंटैक्ट ही रहना कि आप लिस्ट को रजिस्टर करवाएं या ना। हाँ ठीक है ना। असल में वो सिर्फ चाह ये रहा है कि आप प्लानिंग अपनी टेम्परेरी किस तरह करें कि टेम्परेरी कराने के बाद 60 दिन के अंदर प्लांट आ जाए, तो बस फिर उस पर उसने एक चेक ये रख दिया कि वो चेक इन कैश करवाएगा। तो सारा उसका ये है कि प्लान इस तरह करके चलो कि 60 दिनों के अंदर अंदर जो है मशीन आ जाए, वरना अगर तुम्हें लगता है कि 3-4 महीने बाद मशीन आनी है तो फिर टेम्परेरी के लिए अप्लाई ही लेट करो। अच्छा चैप्टर नंबर निकालने जरा 23। Mehban Associates is registered under Sales Tax Act 1990 and MA is engaged अभी तक कितने लोग हम इंगेज करा चुके हैं जबकि क्लासें शुरू हुई हैं बिजनेसेस में? हाँ बस मेरा भाई रह गया। मेहरबान एसोसिएट रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 19 MA is engaged in the business of manufacturing and supplying of various consumer goods. Following information is available from the MA's records. होमवर्क वाला सवाल हो गया था? होमवर्क वाले सवाल में एक बात मिस्टर बी में कोई थ्योरी में लिखी हुई थी, वो अभी मैंने बताई नहीं थी, इसलिए वो अभी उस सवाल के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। अच्छा include इसमें मसला है ना, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, लफ्स मैच किया करें ना, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड, हाँ इसमें मसला है, इन दोनों में मसला है, बाकी सबको बारो बार। बिस्मिल्लाह चलें। अगर आप इजाजत दें तो मैं वर्किंग वन इधर कर लूं, कोई परेशान तो नहीं होगा? वर्किंग वन बोले इनपुट, प्लीज बी मुहज़्ज़ब and be professional. You're doing C, guys. Say apportionment. Say taxable sale. Sale. To registered and others. And to unregistered. काला मार्कर उनको कह दें, को काला सा ले आए। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, जी माय डियर कितनी है? 60। परचेजेस फ्रॉम
कितनी है? इसके साथ आगे लिख दिया करें इनएडमिसिबल, जिस परचेजेस को आप डेड कर रहे हो। एग्जेम्प्ट गुड्स खरीदी हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स आगे जिस मर्जी बंदे से खरीदी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करें? और बोले ना एग्जेम्प्ट कर दें, कितनी? 520। ओके, सेल टू रजिस्टर्ड जी 8650। यार ये ना ठीक है, एक और इंक्लूड का लफ्ज़ पे लिखा हुआ है, मुझे भी याद आया था। ये नीचे जाके इसने लिखा हुआ है दीज आर इंक्लूडेड, लेकिन ये उसी फिगर में शामिल है। देखें इधर, देखिए टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, यानी इसी फिगर में शामिल है। एक और भी इंक्लूड का लफ्ज़ लिखा हुआ था, मादरत आप लोगों को बताना चाहिए था, मुझे थोड़ी मादरत करनी चाहिए क्योंकि पेपर आप लोगों का है, तो नीचे जाके इंक्लूड ढूंढना ये मुझे सिखाना पड़ेगा जी। बोले आगे। हाँ जी, कितनी है भाई? नहीं, एक और आधे काला मार्कर, उनको कोई कालों की बरात लगा दें। 1560 कालों की बरात ले आए, चिट्टे आए में दिल काले कोलू मुंह काला चंगा जे कोई ऐसे जाने हो। एग्जाम गुड्स टू, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम गुड्स टू लोकल लाने, बस एग्जाम्ड है ना, तो एग्जाम्ड है। अच्छा यार, आज ना टैक्सेबल में एक लाइन और डालनी है। यस सर, कैसे? आपने कल ये सवाल किया घर में, हद होती है वद होती है, टैक्सेबल में एक लाइन और डालनी है, वो मैं आज बताऊंगा। एग्जाम्ड सेल कितनी है? बराती, सारे बराती चेक करो, चलो ठीक है, ये वाला अच्छा, चलो अच्छा जी। एग्जाम्ड सेल्स बोले कितनी है? अच्छा ये क्या है? ये तो हो गई एग्जाम्ड सेल, ये तो क्या हो गई? एग्जाम्ड सेल। रशीद ठहर जरा, एक्सपोर्ट ये क्या हो गई? 0। रशीद पढ़ लिया, मीनू मैं जान लगा, मीनू नहीं समझ आ रही, कसमें मीनू नहीं समझ आ रही, नहीं ये ना बोला करें लफ्ज। ये क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्ड गुड्स, अच्छा इसको एग्जाम नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्ट एक बुरी चीज है, इसका इनपुट डेड हो जाता है। तो क्योंकि एग्जाम्ट गुड्स एक्सपोर्ट हो गई हैं, यानी होली कुरान एक्सपोर्ट हो गया है, होली कुरान इज एक्सपोर्टेड, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके कागज का इनपुट आपको अलाउ हो जाएगा। तो नया रूल हमें पता चला आज, एग्जाम्ट गुड्स का एक्सपोर्ट कर देना 0 रेट सेल में जाया करेगा जी। बस बता दिया मैंने, बस बताना था, बस इस पे ये नहीं कि वो कुछ होना है, ये ऐसा किया करेंगे बस। अच्छा जी, बोले भाई एग्जाम्ट सेल कितनी है? 1740 और 0 1300 प्लस 3200। हाथ को आज ढीला छोड़ दें, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, प्रैक्टिस कर लें। चलें जी, 5 सेकंड की ब्रेक है, हाथ को ऐसे रख के प्रैक्टिस करें, जल्दी 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 जल्दी। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू जी, तैयार रहें बस। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड इंक्लूड मटीरियल worth rupees 290 which was used for manufacturing only
exempt sale, which was used for only exempt sale. अच्छा, अब आपको पता है इनपुट में भी यहां को 2-3 चीजें आती होती हैं, पता है ना आपको? 1300 जमा 1900। अच्छा जी, मटेरियल यहां से निकालें 296 का, और निकाल के इसको ले जाएं वर्किंग 2.1, परचेज रॉ मटेरियल फॉर एग्जेम्प्ट सेल 296 इंटू 18% जी 53। चलें जी, वर्किंग 2.1 होगी। दिस परचेज इज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। जिन्होंने जगह नहीं छोड़ी वर्किंग 2 के नीचे, वो वर्किंग 3 के नीचे कर लें, कोई मसला नहीं, उसमें क्या मसला। अच्छा जी, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड मटेरियल वर्थ ₹675। कल टेस्ट भी है ना आपका, मटेरियल वर्थ रुपीज प्लस ये सेल्स टैक्स का कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, और मैं कुछ हल्का सा और बता दूंगा। मटेरियल वर्थ ₹675 which were used for manufacturing export related sales, so it is for zero rate sale। परचेज फॉर माइनस कितना है, परचेज फॉर जीरो रेट जी 122। अच्छा, मैं इसके नीचे जगह नहीं छोड़ा क्योंकि आगे जी मुझे टोटे टोटे नहीं करने इसके। टोटे टोटे क्यों नहीं करने? क्योंकि मैं ऐसे फिंगर ला के 2 पे नहीं छोड़ता, फिंगर ला के 2 पे नहीं छोड़ता। पहली फिंगर ला के 1 पे छोड़ी तो तोते तोते नहीं करने, दूसरी फिंगर ला के 1 पे छोड़ी तो तोते तोते नहीं करने। तो समझ आ रही थोड़ी सी तोतली लैंग्वेज? अच्छा, बच्चों के साथ बिला वजह ना तोतला बोला करें, वो फिर इस वजह से तोतले बोलते हैं, वो खुद बाय डिफॉल्ट वो सही बोल रहे होते हैं। अच्छा, और मियाँ मिट्ठू को भी अब आइसक्रीम खिलाया करें, चूरी खिला खिला के थक गए वो बस। इंक्लूड हाय पता नहीं इसका मियाँ मिट्ठू किधर है। इंक्लूड गर्ल्स वर्थ ₹1.5 लाख विच आर परचेज्ड इन कैश। तो सेक्शन 73 में हमने पढ़ा था कि 50,000 से ऊपर की परचेज कैश में नहीं हो सकती। इसको क्या कर दें, मार दें, माइनस 1.5 लाख परचेज इन कैश। 50,000 से ऊपर की परचेज कैश में नहीं हो सकती। जब मैं कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया करूं तो साथ वाले को देख के पूछा करें, ओके गाय यू गॉट इट, और शुड आई एक्सप्लेन इट बाय ओपनिंग सेक्शन 73 फॉर यू। उधर ही रखें। यार ये लोग लिख ही नहीं रहे, अब पां वही ब्रेक लगेगी हमारी। 500 किलो पत्ती, परचेज डेटा कॉस्ट ऑफ 3,60,000, कवर्ड अंडर 3rd शेड्यूल। अच्छा, वैसे बताएं कि 1 किलो पत्ती कितने का है? 1 किलो पत्ती कितने की है यार? हद होगी है, आप तो पता नहीं किधर ले जाते हैं बात को। 720 किलो की पैकिंग में अवेलेबल है ना माय डियर? भाई लिखा हुआ है उसने कि पत्ती किलो की पैकिंग में अवेलेबल है। अच्छा पत्ती, सॉरी यार बता दिया करो, पत्ती नहीं बोलते इसको जो चाय में डालते हैं, पत्ती।
अच्छा, पत्ती पत्ती, ते पे जोर डालना है। अच्छा, मैं तो जोर डाले बगैर पढ़ा हूँ, खैर है, कुछ क्या फर्क पड़ता है। 500 किलो पत्ती एट अ कॉस्ट ऑफ 3,60,000 और 1-1 किलो की पैकिंग में पत्ती अवेलेबल है, कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल। और ये आते किस शेड्यूल में? वैसे रिटेल प्राइस पत्ती की कितनी है किलो के एतबार से? चलें, आप बता दें हमने परचेज में कितने पे डाला हुआ है? 3 लाख। तो परचेज में पहले 900 पे डालें, फिर आगे चलते हैं। थर्ड शेड्यूल वाली इंक्लूड किस पे है? इंक्लूड का लफ्ज देखें ना किसके साथ मिल रहा है। समीउल्लाह अब चले जाओ तुम। 3,60,000 माइनस कर देना, देखे ना, इंक्लूड का लफ्ज तो इसके साथ था ना, तो होना किस पे चाहिए था? होलसेल प्राइस पे या रिटेल प्राइस पे? थर्ड शेड्यूल की चीजें तो रिटेल प्राइस पे होती है ना, डिस्काउंट। माइनस करें, परचेज ऑफ पत्ती 1-1 किलो की पैकिंग में कितने किलो पत्ती खरीदा? 500 किलो, किलो की पैकिंग वाले एक 900 रुपए में मिल गया। 18%, 18% लगाना है। ये थर्ड शेड्यूल की चीजों पे तो टैक्स लगता है, ये किसने बताया था टैक्स नहीं लगता? थर्ड शेड्यूल की चीजों पे तो टैक्स लगता है, रिटेल प्राइस पे। हाँ, रिटेल प्राइस पे। नहीं, थर्ड शेड्यूल की चीजों में डिस्काउंट नहीं है। अच्छा जी, बाय द एंड ऑफ अगस्त 2021 300 किलो वर सोल्ड टू एन अनरजिस्टर्ड होलसेलर, जिसको भी बेचे अनरजिस्टर्ड होलसेलर, एट अ प्राइस ऑफ 790 पर केजी। तो एक अनरजिस्टर्ड होलसेलर को हमने बेच दिया है एट अ प्राइस ऑफ 790 पर केजी। अब मुझे ये बताएं कि सेल भी मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पे की है, तो सेल भी किस पे रिकॉर्ड करूं? रिटेल प्राइस पे। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि क्या एज्यूम करूं ये सेल में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? नहीं पड़ा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं लिखा हुआ है सेल में पड़ा हुआ है? परचेज में इंक्लूड था। फुल स्टॉप के आगे वाली बात ऊपर से तो नहीं मिला के पढ़नी होती, फुल स्टॉप के बाद वाली बात है। तो अब क्या सेल में से 300 ज़रब 790, मैंने माना कि 500 किलो मैंने खरीदा हुआ है, वो आपको मैंने एक बार बता दिया था, कोई मसला नहीं। 500 किलो की परचेज पूरी रिकॉर्ड कर लें, ऊपर सेल 300 की ले जाएं, इसमें क्या मसला है? ये तो कई दफा आपसे बात हुई भी है कि परचेज पूरी रिकॉर्ड करनी होती है और सेल भी जितनी हुई है वही रिकॉर्ड करनी है। अब बताएं, मैं 300 ज़रब 790 सेल में से माइनस करूं या सेल में पड़ा ही नहीं हुआ? कहीं नहीं लिखा सेल में पड़ा हुआ है, तो इसलिए सेल में पड़ा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से आई के अपने इस अटेम्प्ट में इसको माइनस किया था, लेकिन कोई इसकी लॉजिक नहीं लगती। कभी इक्का दुक्का दफा वो कुछ ऐसा कर दे तो उसकी वजह से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ फुल स्टॉप के आगे कि ये सेल में पड़ा हुआ है। अब पता नहीं हमारी किताब के सोल्यूशन में क्या हुआ है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। फिलहाल जो मैं व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूं वो करें। जी, कहीं लिखा हुआ इंक्लूड है सेल में? नहीं, तो बस सेल में डाल दें। सेल कौन सी वाली में डालें? अनरजिस्टर्ड। सेल कौन सी वाली में डालें? अनरजिस्टर्ड। सेल ऑफ टी, अच्छा, डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल में डालूं या सेल में भी रिटेल प्राइस पे? हाँ, मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया है, वो मेरी किस्मत है कि मैंने खरीदा 720 का है और बेचा 700। लेकिन थर्ड शेड्यूल की चीजों का मैकेनिज्म ये है कि इनकी परचेज भी रिटेल प्राइस पे रिकॉर्ड होती है और इनकी सेल भी रिटेल प्राइस पे। जी, 300 किलो इंटू 270। तो ये कहीं लिखना है, लिख लें, वरना याद है आपको थर्ड शेड्यूल की सेल परचेज दोनों, उसमें डिस्काउंट वगैरह माइनस नहीं होता, ऐसे ही है ना, याद रहेगा।
ओके, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू ए अली, अली अली ए अली, देखो ए अली, तो ये वाली सेल टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू unregistered person includes worth rupees 3 lakh which was sold to a distributor who did not provide the CNIC or NTN, जिसने CNIC या NTN प्रोवाइड नहीं किया। तो अब सवाल यह है कि इसका क्या करना है। तो सेक्शन 8 हम जाके निकालते हैं। सेक्शन 8 के अंदर आपको याद होगा हमने एक चीज पढ़ी थी, ये देखें ना, इनपुट ऑन गुड्स फॉर सेल मेड टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर विच सेल इनवॉइस डू नॉट बियर NIC और NTN, प्रोरेटा बेसिस का इनपुट भी क्या करना है, डेड करना है। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 8 के 1 का M, सेक्शन 8 के 1 का M। जी क्या करें भाई, इसका इनपुट क्या करना है, ये किस सेल में पड़ा हुआ है, अनरजिस्टर्ड सेल में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, इसको ऐसा करें, यहां से निकालें माइनस, जल्दी बोलें, 320, इसको यहां से निकाल दें और इसको यहां पे डालें, सेल टू अनरजिस्टर्ड होलसेलर, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका NIC या NTN हमने नहीं लिया, NIC या NTN हमने नहीं लिया, और इसका नाम आप बुरी सेल ना रखें, इसका नाम आप रख दें बहुत बुरी सेल। इसका नाम क्या रख दें, बहुत बुरी सेल। समझ लें ये अच्छी सेल है, ये अनरजिस्टर्ड की बुरी सेल है, ये बुरी के अंदर एक और कैटेगरी बहुत बुरी सेल, यानी सेल भी अनरजिस्टर्ड को की इस वजह से बुरी, और बुरी में भी बहुत बुरी इस वजह से कि उससे CHIC नंबर तो मांगा नहीं, NIC नंबर भी नहीं मांगा। तो यहीं से निकाल के यहीं पे डाल दें, फिर फेस पे जाके देखते हैं इसका क्या करना है, बल्कि वर्किंग 2 में मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। क्या वो देख लेते हैं, डन। तो वर्किंग 3 के अंदर ही घुमा के कहीं और डाल दिया हमने, और इसके साथ छोटा सा ब्रैकेट में क्या लिख दिया है, क्योंकि सेल है तो किसको, लेकिन उसका क्या नहीं मांगा, NIC नहीं मांगा। चलें जी आगे। These goods were purchased from a registered supplier for 275 and this figure is included in taxable goods purchased from, लो जी इनकी परचेज प्राइस उसने अलग से बता दी है, -275, इसमें शामिल है ना, तो यहां से निकाल दें। देखें लिखा हुआ है उसने, इसमें शामिल है, तो परचेजेस में पड़ा हुआ, यहां से क्या करें,
भाई परचेजेस तो रजिस्टर्ड बंदे से होते हैं ना, परचेजेस का तो कोई मसला नहीं। रजिस्टर्ड सप्लायर से हमने चीजें खरीदी हैं, आगे बेची अनरजिस्टर्ड को, वो अलग बात है। परचेज किस में पड़ी हुई है बोले? तो -275 यहां निकाल के वर्किंग 2.3 में ले जाएं। परचेज फॉर सेल टू अनरजिस्टर्ड फॉर विच नो NIC कितना? 50। इसका भी मैं बताता हूं क्या करना है, लेकिन फिलहाल इसको माइनस करके यहां पे पार्क तो कर देना। चलें जी आगे। दोबारा देखें सारे। मैंने सेल की हैं ऐसे बंदों को जिनका NIC, इसको मैं थोड़ा सा अलग किया है, अनरजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड के अंदर ही अलग कर दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? बहुत बुरी सेल। दूसरा सवाल, क्या इस सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसकी परचेज भी परचेज में पड़ी हुई है? बोले तो जब परचेज में पड़ी हुई है तो यहां से निकाल दिया, और ये किसके लिए सेल है? ऐसे बंदे के लिए सेल है जिसका NIC, तो इसको हमने अलग करके लिख लिया। बस फेस पे ये चीजें आएंगी तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। अब सवाल खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं है, स्क्रैप पड़ा हुआ है। फिक्स्ड एसेट मशीन ए। मशीन ए आपने खरीदी है इस साल टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ पैकिंग फॉर एक्सपोर्ट्स। आप बता दें ये मशीन किसके लिए खरीदी है? क्या इस मशीन को यहां लाकर तीनों में फेंकूं? बोलें, मशीन को यहां लाके तीनों में पोर्शन कर दूं? क्यों? इट इज फॉर एक्सपोर्ट। तो बता दें क्या करें? वर्किंग 2.4 मशीन फॉर एक्सपोर्ट। बोलें 2000 into 18%, 360। डन? नोट नहीं करना? कर रहे हो? मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल ना भी कराया जाता ना तो तब आधे से ज्यादा आप लोगों से हो जाना था। आगे चलें, अगली जिसमें तो कुछ भी नहीं है। मशीनरी बी टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज exempt local goods. For taxable local as well as, इसको तो थोड़ा सी जगह भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि बाद में इसको क्या करना है? पोर्शन। वर्किंग 2 पॉइंट मशीन बी फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। भाई टैक्सेबल लोकल लफ्ज क्यों लिखा है उसने आगे? ताकि आप इसको 0 रेट में ना डालें। मैंने तो कहा था टैक्सेबल का मतलब टैक्सेबल 18, टैक्सेबल 0 दोनों होता है। उसने आज टैक्सेबल के साथ ब्रैकेट में क्या लिख दिया? तो टैक्सेबल से मुराद अब क्या है? ये दोनों या ये? तो टैक्सेबल लोकल एंड, इसका मतलब है ये मशीन 0 रेट सेल में यूज। मैंने तो आपको कहा टैक्सेबल से मुराद 0 भी होती है, लेकिन आज टैक्सेबल के साथ क्या लिखा हुआ है? तो इसका क्या मतलब होगा जरा सोच के बताएं। फिर ये इसके लिए और इसके लिए यूज हो रही है जी। 540।
नेक्स्ट, फर्नीचर को तो डेड कर देना, वो तो सेक्शन 8 की रोशनी में हो सकता है सेल के लिए हो भाई। ऊपर भी लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट है और नीचे भी लिखा हुआ है दफ्तर में यूज के लिए है। प्लांट और मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का इनपुट अलाउ होता है, बाकी हर परचेज का इनपुट डेड हो जाता है, क्योंकि फर्नीचर आगे चीजें बनाने में हेल्प नहीं करता। फर्नीचर रुपीज इनएडमिसिबल भी ब्रैकेट में लिख दें। अच्छा मैं भाई ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जरा देख लें माय डियर कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, ये आके देखें जरा 18% में। नहीं 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 नहीं, जब वो दे दे इनपुट तो फिर वो इनपुट ही है, फिर चेक नहीं करना 18% लगा के कि 5959 का 18% बन रहा है 154 नहीं बन रहा, इन चक्करों में नहीं पड़ना। बल्कि ये इंक्लूसिव लिखा हुआ है तो शायद मुझे डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 18 करके चलना पड़े, लेकिन मैं ये भी चेक नहीं करूंगा, मैं चेक कर रहा हूं लेकिन मैं ये भी चेक नहीं करूंगा डिवाइडेड बाय 118 ज़रब 18 1463 पता नहीं क्या बन रहा है। तो इसका मतलब है ये फिगर 18% नहीं है। पता नहीं बिजली के बिलों पे कोई चक्कर होगा, कोई सेल्स टैक्स की, जब फिगर वो दे दे और वो 18% ना बने तो आपने परेशान नहीं होना, बस जो बिजली के बिलों पे टैक्स लग गया वो लग गया, बस इसको उठा लें। लेकिन कैश वाली प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनकम टैक्स में भी और इधर सेक्शन 73 में भी एक्सेप्शन में लिखा हुआ था एक्सेप्ट बिजली के बिल। बिजली के बिल तो कैश में पाकिस्तान में पे होते हैं, इस इनपुट को अलाउ कर दें, कोई मसला नहीं जी। इनपुट बिजली 150। अच्छा परचेज टाइप चीजों को कहां डालते हैं? वर्किंग 1 में, और सेल टाइप चीजों को, ये मुझे कैसे तो पता चला परचेज टाइप चीज है? पे वन है बिजली का बिल, हम वापडा तो नहीं है, वापडा वाले होते तो हम सेल में डालते। इनपुट सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना, वो तो फेस पे आएगा। इनपुट ऑफ फरवरी वाज कुड नॉट बी क्लेम्ड, ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7 के 1 की लास्ट 2 लाइनें। अगर भूली हुई परचेज आपको याद आ जाए फरवरी वाली, अगस्त तक ओहो गिनना पड़ेगा, ये तो मार्च अप्रैल मई, फरवरी वाली परचेज फरवरी में रिकॉर्ड नहीं हुई तो मार्च में कर लो, अप्रैल में कर लो, मई में कर लो, जून में कर लो, जुलाई में कर लो, अगस्त में कर लो करो। ये तो इनपुट है खुद, इस पे 18 लगाया तो वो आप पे 18 लगा देगा, दफा 118। इनपुट ऑफ फरवरी 186। चलिए ये अभी देख लें सारा। टोटल्स आज मैं खुद कराऊंगा, टोटल्स करने में भी आपने जज्बाती नहीं होना, टोटल्स होंगे मेरी तरफ से आज। अच्छा भाई सॉल्यूशन से मैच ना कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन अगली दफा सही कर दूंगा। सॉल्यूशन में वही हुआ है जो मैंने आपको कहा था कि ये सेल ऑफ टी जो है वो यहाँ से माइनस होके फिर यहाँ आई हुई है, तो इसलिए उसको इग्नोर करें। खैर है, बस जो हम फेस पे कर रहे हैं वो छोड़ें, कहीं इंक्लूड नहीं लिखा हुआ था, हमें इल्हाम तो नहीं ना चीज़ें इंक्लूड हैं। अच्छा जी, नाउ इट्स ओवर। अब सारे हजरात अटेंटिव हो जाएं। पहले आपको पता है हम वर्किंग 3 पूरी करते होते हैं, फिर वर्किंग नंबर 1 और फिर 2।
312 1240। अच्छा, इसका टोटल भी किया करें माय डियर, इस पे 4% लगाना होता है। जल्दी बोलें। 1830। यार तू कल ही पे एनी जगह ले ली इसका। जी उसका मुझे पता है, वो तो अभी फेस न्यूमेरिकल आने दे, न्यूमेरिकल का फेस। जी बोलें, इसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर लें। 10480। अब ऑब्वियसली सॉल्यूशन से मैच ना कीजिएगा घर में जाके। ओके अच्छा, इस पे 18% लगाएं। 577 टोटल करें। 998। अच्छा जी, अब सारे लोग अटेंटिव हो जाएं और एक नई चीज देखें। टैक्सेबल सेल 2 दफा, ये आज नई चीज है ना, बस आज के न्यूमेरिकल में ये नई चीज है। टैक्सेबल सेल कितनी दफा? जिसका हमने एनआईसी नहीं लिया, और कहीं जगह बना के लिखता हूं मैं बहुत बुरी सेल। तो टैक्सेबल सेल जिसका एनआईसी नहीं लिया, जिसको मैं कह सकता हूं बहुत बुरी सेल। अब कोई तरीका मुझे बता दें कि मैं बहुत बुरी सेल की चौथी लाइन डालना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं इसका इनपुट अलग से डेड करना चाहता हूं। तो आप कोई तरीका मुझे बता दें उधर से मैं कैसे लाऊं। आपको याद है पुरानी आदत, पहले पुरानी आदत पे कायम रहे, 10480, पहले पुरानी आदत पे बरकरार रहे। भाई टेंशन चाहिए अब 10 मिनट आपकी, अब फेस पे फिगरें जानी है, जरा मुतवज्जे हो जाए। तो 10480 बुला लें आप पुरानी आदत के तौर पे। 10480 में से थोड़ी सी फिगर को जरा के यार नीचे आजा 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 10480 ले जाए वहां अपने समझने के लिए, लेड पेंसिल से, सिक्के वाली पेंसिल से थोड़ी सी फिगर को नीचे बुला लें, क्योंकि इसका इनपुट क्या करना है? डेड करना है। बुलाएं जरा नीचे थोड़ी सी चीज को, नीचे 3। यार अगर 320 मैंने इधर बुला लिया तो फिर ऊपर तो कुछ और बच जाएगा। बब उसमें से बुलाया ना, तो बताएं कितना बचा? 10160 स्टार बना के। ये फिगर कैसे आई है एग्जामिनर को बता दीजिएगा। मेरे पास तो जगह नहीं, आप लोगों के पास मुझे लग रहा है शायद यहीं पे ब्रैकेट में इतनी जगह हो कि आप ये नोट कर लें, तो मैं यहां पे कर देता हूं। टोटल कितना था? स्टार की जरूरत ही नहीं रहेगी। 10, इसमें से कितना थल्ले ले गए, कितना बच गया? चलें जी, ये आज नई चीज है, इसको कहते हैं नया गुल खिला। पहले 3 गुल थे, आज चौथी गुल्ली आ गई। टोटल कर दें आप। 15420। चलें जी, ये इनपुट किसका? मशीन का, और ये बाकी। ओके, अब सारे लोग जरा अटेंटिव हों और मुझे बता दीजिएगा बात। इसमें मैं आपको थोड़ी सी गुंजाइश दे दूंगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। इसमें जैसे भी आपने करना हुआ कर लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। एक एक करके पहले चीजों को लेके चलें। अल्हम्दुलिल्लाह दिस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज फॉर, तो इसको कहां लिख देंगे? समझ आ रहे हैं? चलें अगला सोचें।
दिस परचेज इज फॉर, बोलें कहां लिख देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आप में कोई इख्तलाफ नहीं। जहां थोड़ा बहुत आया मैं बताऊंगा ताकि आप ही कर बताएं सारा। दिस परचेज इज फॉर सेल टू, जिसका एनआईसी, ये तो अल्लाह का शुक्र है अलग लाइन है, इसको डेड करना है आज, ये 50 हो गया। अच्छा, इसके बाद मशीन फॉर कितना? 360। और यहां भी समझ आ गया? चलें इनको मैं लिख भी देता हूं क्योंकि इनमें मेरा आपका इख्तलाफ नहीं है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर, थोड़ा सा इधर करके मैं लिख रहा हूं, बोले बोले बोले, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्प्ट सेल कितना? 53। परचेज फॉर, बोले 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 बोले, 122। ओके 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 ओके, लेट मी, परचेज फॉर सेल टू कितना? 50। अच्छा, मशीन फॉर एक्सपोर्ट सेल 360। यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आप में कोई इख्तलाफ नहीं, सारी चीजें हमने एग्री करके लिखी। यहां पे थोड़ा सा इख्तलाफ राइज हो सकता है। मशीन बी इज फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल। अब आप देखें टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल, ठीक है। अब सवाल को ना बताना चाहिए था कि ये जो प्रोडक्ट है ना नो एनआईसी वाली, ये एज इट इज हम बेचते हैं या बना के बेचते हैं? ये हम एज इट इज बेचते हैं या बना के बेचते हैं? ऐसी लाइन सवाल में कहीं लिखी नहीं हुई। अच्छा, तो इस पर अगर एक लाइन पढ़ें जो सवाल के ऊपर लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स, ये बना के बेच रही है चीजें और यार एंड देन सेलिंग तो नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ बनाने वाली ही चीजें बेच रही है। ऐसा भी हो सकता है कि चीजें खरीद के भी बेच रही हो। तो अब ये थोड़ी सी डिबेटेबल बात है, ठीक है। अगर लिखा था ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, फिर तो शायद इस पे बात हो सकती थी कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब आप दोनों तरह असम्पशन ले सकते हैं, जो मर्जी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अब आप ये भी असम्पशन ले सकते हैं कि चीज बना के बेची है, ये भी असम्पशन ले सकते हैं चीज एज इट इज बेची है। अगर ये एज इट इज बेची है तो थोड़ा सा टाइम मेरा सेव हो जाएगा, तो मैं समझूंगा कि मशीनरी इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुई, तो फिर मैं इन दोनों पे कर दूंगा। इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला कितने लोगों को समझ आ गया है? मसला बस ये था कि मैं ये कह रहा हूं कि 540 को आपने 1 2 3 तीनों पे तकसीम करना है या 540 को आप लोगों ने, और वही मसला फिर थोड़ा सा यहां भी आएगा 998 का। 998 को आपको पता है हमने लाना है यहां, ये अलग है माय डियर, ये अलग है, ये अलग है। 998 को आप जब सब में तकसीम करने, तो उस पे भी मैं थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूं कि इसमें क्या बहस बन सकती है। फिलहाल ये सारी चीजें नॉन इख्तलाफी हैं। दो चीजें मैंने छोड़ दी हैं, 540 की तकसीम मैंने छोड़ दी है, 998 की तकसीम मैंने छोड़ दी है। गैर इख्तलाफी चीजें यहां तक सारी लिख लें, बाकी 1-2 मिनट एंड पे बच जाएंगे तो हम इस पे बात करनी हुई कर लेंगे, वरना कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो नॉन इख्तलाफी चीजें लिखें सारी। 998 के ऊपर जगह छोड़ दीजिएगा पोर्शन करने की। ओ भाईजान बोंगिया ना मारे, यहां से उठा उठा के पढ़े। ये कौन सी है? तो 53 को समझ के लेके जाएं, एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करें, तरतीब से चीजें लेके जाएं, तसल्ली से पढ़ पढ़ के। जी कहां से पता चला आपको? इसमें कहां से पता चल रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग? डिस्ट्रीब्यूटर को तो चीजें बना के भी बेचते हैं हम।
हाँ, सप्लायर कौन हो सकता है? सप्लायर कौन होता है? सप्लायर तो होता है जिससे रॉ मटेरियल भी खरीदें, जिससे फिनिश गुड भी खरीदें। क्या ले लें आप? ये तो मैं कह रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी, आपको लग रहा है तो ठीक है, मुझे नहीं लग रहा। सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के लफ्ज से तो नहीं पता चलता कि ये चीजें एज इट इज बेची हैं। नहीं, गुड्स का लफ्ज है तो गुड्स तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड दोनों के लिए यूज होता है। ये किसने कहा कि गुड्स का लफ्ज है? नहीं, मैं फिर बहस करनी क्लास के बाद करें, तो लंबी बहस है, मैं कह रहा हूँ इसका कोई हल नहीं, जो मर्जी कर लीजिएगा, हम तो अपना खत्म करें। मैंने कहा गुड्स का रॉ मटेरियल फिनिश गुड दोनों के लिए लफ्ज यूज होता है, कोई मसला नहीं। मैं आई एम रेडी फॉर डिस्कशन, क्लास के बाद आगे करें, कोई मसला नहीं। और ऐसी चीज़ों को ICAP को ईमेल करते हैं, वो कहते हैं जब जो भी असम्पशन लेनी थी करके कर लेते, तो इन चीज़ों में कोई टाइम ज़ाया करें, और बड़ी चीज़ें करनी है हमने। अच्छा जी, आगे चलें। यहां तक नोट कर लें, जल्दी जल्दी। देख देख के नोट किया या एज इट इज ऊपर से देख के नोट कर लिया या समझ समझ के नोट किया है? ठीक है, 53 को उसको भेज दें, इस पे कोई लड़ाई नहीं। 122 पे कोई लड़ाई नहीं, 50 पे कोई लड़ाई नहीं, 360 पर कोई लड़ाई नहीं। अब पीछे रह गया लड़ाई 540। यार छोड़े पर, मैं जरा टाइम सेव कर रहा हूं। मैं 540 को सिर्फ इन दोनों पे तकसीम कर रहा हूं, 10160 और 1740, चाहे कि तो तीनों पे तकसीम कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जी माय डियर। करें 540 जरब डिवाइडेड बाय 10 प्लस मल्टीप्लाई। अच्छा कर दो, प्लस 320 वाला भी करना है तो कर दो, वो वाली भी इजाजत दे रहा हूं मैं, कोई मसला नहीं। और आगे उस तरह करना है, उस तरह कर देना। लेकिन मकसद ये था कहने का, ऐसे इख्तलाफ हर सवाल में बिला वजह नहीं निकालने बैठ जाने। 461 ऐसा बड़ा रेयर होता है। चलें जी, डन, आगे चलें। डिवाइडेड बाय, वैसे तो उसूली तौर पे आपने पेपर में मैंने बता दिया है, बैलेंसिंग लेना है 79। असूल क्या होता है? 540 जरब ये डिवाइडेड बाय ये। अब फेंक दे 461 और 79 को। अब ये जीरो मैं लिख रहा हूं डरते डरते बस, बाकी 460 और 79। अच्छा, 998 में थोड़ी सी हल्की फुल्की लड़ाई क्या हो सकती है? 998 पे हाथ खड़ा करके बताएं कोई थोड़ी सी लड़ाई क्या हो सकती है? कि चारों पे तकसीम करने या 1 2 3। देखने में लग रहा है इसकी भी कोई परचेज अलग दी हुई है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से नॉर्मल तरीके पे चलें, इसको चारों में तकसीम करने, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीनों वाला भी आर्गुमेंट हो सकता है, चारों वाला भी हो सकता है इन चीजों में कोई ऐसा मटेरियल भी पड़ा हो जो इस चीज के अंदर भी इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन फिर आप कहेंगे वो फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सेल का भी करते हैं। यार ये तो फिर नेवर एंडिंग स्टोरी है, इसका कोई हल नहीं है इन चीजों का, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 पे करें 4 पे करें कोई मसला नहीं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। 4 पे कर दें, जरा टाइम बच जाएगा, नहीं करना तो 3 पे कर दें, अगर ज्यादा डिटेल में जाना है आपने। 4 पे कर दें, 998 डिवाइड बाय 15420 मल्टीप्लाई 10160 113। चलिए 3 या 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल इसका 9 आ रहा होगा, खैर है, कोई मसला नहीं। बट 1-2 पॉइंट्स की वजह से इफ यू वांट टू कम आफ्टर क्लास यू कैन कम, लेकिन दोनों ऑप्शंस हैं बस, ठीक है। डेट्स वाई शायद उसने 90% मार्क्स नहीं रखे, उसने 50% मार्क्स रखे हुए हैं। अच्छा जी, फेस की तरफ आ जाएं आप सारे, टोटल्स करा दें। 650 166। रिफंड मांग ले, फिर उसके बाद मैं बता देता हूं क्या क्या रह गया है। रिफंड मांग लें, रिफंड किसका मांगना है? कौन कौन सी? 329 प्लस
हाँ जी 689। माय डियर, थोड़ी स्लाइड सी चेंज आएगी आज, देखें क्या। ये देखें, पहले ये डब्बा होता था ना, अब डब्बे में ये छोटी सी चीज एक्स्ट्रा की डाली है मैंने, कोई वजह बता दें। इसको दो तरह से सजा देनी है ना, एक तो इसको सेल में तो डालना ही डालना है, और इसका इनपुट क्या करना है, डेड, इसलिए इनपुट को मैंने डब्बे के अंदर नहीं लिया। तो ये डब्बा शुरू से थोड़ा सा डब खडब्बा हो गया है, डब्बा डब खडब्बा शुरू से, तो कुछ इस किस्म का डब्बा बना है। ओके चलें जी, और टिक्कू मार दें इधर 1830, और इसके बाद टिक्कू मार दें इधर डन जी। बताएं भाई, आप सारे अटेंटिव हो जाएं आज। बताएं भाई, किस सेल पे 18% लगेगा? यार इन दोनों को जमा कर लें कैलकुलेटर पे, या ये वाला उठा लें, एक ही बात है, आपकी मर्जी है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बता नहीं दिया मैंने, 10480 को इधर लेके जाएं, इससे थोड़ा सा नीचे फेंक दें, बाकी इधर पड़ा रहने दें। अब आपकी मर्जी है कि इन दोनों का टोटल कर लें या इधर देख लें, लेकिन इधर देखने की आदत हमारी नहीं है, तो ऐसा करते हैं फिर इन दोनों का टोटल करते हैं, जो आदत हमें पड़ी हुई है उसी पर रहें। अब नजरों की हिफाजत करें और डब्बे और जो टिक टुक मैंने किए हुए बस उनके अंदर रहें। 10160 इंटू 1886। चलें जी, इनपुट माइनस करना शुरू करें। लेस इनपुट एक्सेलेंट 658 प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड 1796 कोई चीज यहां नहीं आई मैं फौरन बता दूंगा। 1697 ओ, आज तो एक्चुअल कुछ हो रहा है, माइनस कुछ और हो रहा है। 189 क्या लिखें? कैरी फॉरवर्ड इनपुट 1796 देखते हैं भाई, मशीन है या मशीना है? ओ गुड, मशीना, ये तो फिर अच्छी रिवीजन हो गई। लेस मशीन, ओए होए होए होए, मशीना, इसके साथ क्या लिखना है? सेल्स टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। आज का दूसरा पार्ट तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। 4% सेल टू अनरजिस्टर्ड। अच्छा जी, बाकी चीज़ें मेरी नज़र में कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड और ऐसी नहीं थी। एक कॉन्सेप्ट आज के सवाल के लिए है जो बड़ा ही ख़ास है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है
कि मैं 1830 पे 4% नहीं लगा सकता। 1830 पे इसमें वो बहुत बुरी वाला टेंशन नहीं है, वो कुछ और था, वो कहानी खत्म हो गई है। बहुत बुरी वाली कहानी वर्किंग 2 तक थी, वो खत्म हो गई है। हमने एक्सेप्शंस पढ़ी हुई है 4% की। पहले जाके 4% खोलते हैं, फिर उसकी ये आज की क्लास का असल कॉन्सेप्ट है। तो एक्सेप्शंस पढ़ी हुई है हमने 4% की। कौन सा पेज है? 509। हमारे सवाल में हमने अनरजिस्टर्ड बंदे को मोटर ऑयल या डीजल ऑयल बेचे? नहीं। हमने उसको लंडे वाले कपड़े बेचे हैं? नहीं। हमने उसको आइटम्स बेचे हैं इन, इसको मैंने इंपॉर्टेंट कहा था, इसको मैंने कहा था किसी दिन आपको बताऊंगा। तो फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पर्संस ऑन विच फर्दर टैक्स इज नॉट, हालांकि ये अनरजिस्टर्ड है फिर भी इन पे फर्दर टैक्स। असल में ना थर्ड शेड्यूल की चीजों की कीमत डब्बे पे मैन्युफैक्चरर ने लिख दी होती है, इसलिए अलग से फिर उस पर 4% लग नहीं सकता, ये मसला है। सो दैट्स वाई उठाएं 1830 को मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन माइनस कर दें उसमें से पति, -270। सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। -270 करके हाइलाइटर यूज करें -270 पे। यार पता कराओ व्हाइट बोर्ड के लिए कोई हाइलाइटर पैदा हुए हैं अभी तक दुनिया में? हो चुके हैं? अच्छा, ये भाई कह रहे हैं आखिरी रो में, कल जरा लेके आइएगा व्हाइट बोर्ड के लिए अगर कोई हाइलाइटर निकले हैं दुनिया में। -270 कितने मोटे से होंगे ना, ऐसे इंटू 4%। लेकिन माय डियर वो मशीना है ऊपर, तो नेट नहीं करना, ये 62 पेएबल टू गवर्नमेंट ही है। टू 70 करना है ना थर्ड शेड्यूल वाली चीजों को। मैं कहा बहुत बुरी सेल वाली टेंशन खत्म हो चुकी है, वो वर्किंग 2 तक थी। इसके साथ लिखे ना, नहीं थर्ड क्लास नहीं, थर्ड शेड्यूल, ये थर्ड शेड्यूल की चीज है 270। तो लिखें अनरजिस्टर्ड में अगर थर्ड शेड्यूल की चीजें पड़ी हो तो उन पे 4% नहीं लागेगा। और सारे इधर देखें, आज मुझे डरते डरते एक और टिक ऐड करना पड़ रहा है। ये भी तो फेस पे देखने के लिए 270 इंपॉर्टेंट था, आज मुझे डरते डरते एक और टिक ऐड करना पड़ा। इस टिक का मकसद क्या है? क्या इस 1830 पे लगाएंगे या -270 करके लगाएंगे? आज एक और टिक ऐड कर लें अपनी जिंदगी में। तो वो लिखवा भी दिया उर्दू में, सेल टू अनरजिस्टर्ड में अगर थर्ड शेड्यूल की चीजें पड़ी हो तो उन पे 4% नहीं लगेगा। चलें जी, गले मिले सवाल को। भाई अब इस लैपटॉप पे नेट चल रहा है, इस पे अब चलेगा आज, ये जो पुराना वाला है? हाँ ओके जी, बुक निकालें। ये पैकिंग बुकिंग बाद में करनी है, हाइब्रिड में पैकिंग करने का आपको खुला टाइम दिया जाएगा। आज वैसे हमारा काफी ज्यादा फोकस है चैप्टर 22 पे हो, चैप्टर 23 का एक न्यूमेरिकल अगली क्लास में 15-20 मिनट पे करके चैप्टर 22 के हमने पास पेपर्स करने होंगे। अच्छा जी, पेज 562, पेज 562,
अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर बाय खालाजी लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स अलॉन्ग विद ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ये सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया था। एक मंथली रिटर्न है, मंथ के स्पेलिंग ही फर्क हो गए हैं हमारी डिक्शनरी से। एक स्पेशल रिटर्न है, नहीं जो डी रजिस्टर्ड बंदा जमा करवा रहा होता है, फाइनल रिटर्न है, और एक एनुअल रिटर्न है। ये 4 रिटर्न्स आपको मैंने बताई थी। 18 तारीख तक मैंने 15 की डेट चेंज करवा दी हुई है। जब कमिश्नर कहे 30 सितंबर तक। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न, बस उनके नाम बताने हैं। सॉल्यूशन में लिखा होगा ये सारा। अब ऐसे देख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, पता नहीं किधर है भैया, क्या करेंगे, कहां से ढूंढेंगे। ओके 50 के ए का 2 दिसंबर 22 में एडवांस आया है और चीजें डिलीवर हुई हैं मार्च में। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द टाइम या मंथ ऑफ सप्लाई। मंथ ऑफ सप्लाई बताएं क्या है। आसान सा सवाल है कि आपने बनाया, कोई बता सके तो बता दे। बोलें। दिसंबर। एज पर द डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, the time of supply is the time when the cash is or when the goods are delivered, whichever is. So December is the month of supply। और डिस्कस भी मैंने कर दिया, डिस्कस भी करना है। डिस्कस में तो डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी। पॉइंट 4, goods of 7 million were sold in September but due to limited storage capacity at buyer premises। होंडा ने कहा मैं टायर कहां रखूंगा, खरीद लेता हूं, मैं टायर कहां रखूंगा। टायर डिलीवर जनवरी में हुए हैं, सितंबर। एक्सेलेंट। कितने लोगों ने जरा बताया सितंबर, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड प्लीज, हाइब्रिड। सितंबर कितने लोगों ने सोचा? वेल डन। रीजन मेड अवेलेबल। हमारी तरफ से तो मेड अवेलेबल थे ना, अगले ने लेट उठाए, उसमें उसका कसूर है। तो मेड अवेलेबल वाला सिनेरियो इसमें लगेगा और सितंबर में सेल बुक होगी। ओके, पॉइंट नंबर 1, in November 2022 an agreement for the acquisition of machine was signed। दिसंबर में मशीन खरीद ली और बकाया पैसे 24 महीने में आहिस्ता आहिस्ता देने हैं। भाई ये तो इतना आसान सवाल है यार। ये तो अब ये मैंने आपको पूरा सवाल कराया था जिसमें बताया था कि अगर आप चीजें किस्तों पे खरीदते हैं तो ऐसी सूरत में एग्रीमेंट का टाइम देखा जाता है, डिलीवरी का टाइम देखा जाता है, कैश का टाइम देखा जाता है। डिलीवरी एग्रीमेंट कब हुआ? नवंबर में। और डिलीवरी ये नवंबर लिखा हुआ है, इधर उसने दिसंबर लिखा हुआ है। और पैसे कब आने हैं? 24 महीनों में आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने क्या बताया था, सेल कब रिकॉर्ड होगी? ये कितने लोगों को याद आ गया था? तो दैट इज वेरी इजी। चलें ठीक है, जाएं।